Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। और ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करी जाए तो आप लोग ने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ मैंने कुछ नए कोर्सेज के नाम लिखे हैं। ठीक है, और वो इसीलिए लिखे हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अब ये कहाँ से आया ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। अभी जब आप लोगों के रिजल्ट आए हैं, हालांकि अभी सभी के पूरे रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किए गए हैं, लेकिन जिनके भी रिजल्ट आते गए हैं मैंने उन लोगों से गूगल फॉर्म फिल करवाया और उन्होंने फीडबैक में मेंशन किया था कि मैम आप प्लीज़ इनको भी ऐड करिए ताकि हमको वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब से जितनी भी वीडियोस रहेंगी उन सब में मैं इन चीज़ों को मेंशन कर दूंगी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक या यूनिट किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें भी कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे उनको भी अपडेट कर दूं। ठीक है, अब जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि ये कोर्सेज क्या हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनका ड्यूरेशन क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम यूनिट 1 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप इनसे किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अब आप कहेंगे मैम इससे पहले भी तो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, आपने उनको छोड़ दिया है। अब जो टॉपिक्स इससे पहले वो हैं आपके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें जो आपका टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस, और उसके बाद हमारा है स्टेप्स। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो ऑलरेडी हम वो यूनिट 1 में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखी वो यूनिट तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ से मुझे एक बात याद आई है, वो आप लोग साथ मैं ज़रूर से डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए उधर बीच मैंने देखा था कि एक दो स्टूडेंट्स मेरे पास ये कमेंट आए थे कि मैम आप अपने हर वीडियो में यही कहते थे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ये पढ़ाया था, मैंने ये यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ से स्टूडेंट्स इरिटेट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ा दी है मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सी यूनिट है, कहाँ पर मिलेगा। इवन कई बार तो मैंने टेलीग्राम पर वो प्लेलिस्ट ही प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर वो टॉपिक्स हैं। उसके बाद भी स्टूडेंट्स को ये कंप्लेन होती है कि आप अपने वीडियो में ये कह देते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंस, फीचर्स यूनिट 1 में मैंने कवर की है, तो यूनिट 1 में जाकर उसको पढ़ने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं आई थिंक ना, क्योंकि वो भी तो आपके कोर्स का पार्ट ही है, राइट। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा आप भी समझा करिए, क्योंकि अगर मैं वही चीज़ को बार बार रिपीटेडली पढ़ाती रहूंगी तो उससे आपको भी बोरिंग लगेगा और आपको भी लगेगा कि मैं वही टॉपिक्स बार बार डिस्कस कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ कमिंग विद न्यू यूनिट्स और न्यू टॉपिक्स। ठीक है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, मुझे पता है स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा आप लोग को भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में। अब जब हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन किया जाता है कि हमें पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाना है, या फिर अगर हमें उसमें कुछ वर्क प्रोसेस करना है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्यों करना है ना। अगर हम अपनी लाइफ में भी कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये खुद में सोचते हैं कि हमें ये काम क्यों करना है। अगर मुझे नेट जेआरएफ निकालना है तो मुझे क्यों निकालना है। हो सकता है कि आगे आप में से कोई लेक्चरशिप में जाना चाहता हो सकता है आप में से आगे कोई पीएचडी करना चाहता हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है सभी का। ठीक, तो यहाँ पर भी सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
तो ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी। ठीक है, तो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हमको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए, लेट्स से कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या रहेंगी, सबसे पहले तो उसको टाइप ऑफ गुड पता होना चाहिए कि किन गुड्स को उसे एक्सपोर्ट करना है। ठीक, दूसरी चीज क्या, सोर्स फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल विल बी ऑब्टेन। अब अगर हमें यहाँ पर गुड्स को एक्सपोर्ट करना है तो इसका मतलब हम गुड्स को फॉर्म तो करेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल का सोर्स क्या होगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा ये भी देखना होगा। किन कंट्रीज को हम वो गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे ये भी पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट मार्केट क्या रहने वाली है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन विद फॉरेन बायर्स, ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन बायर्स साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तभी तो हम गुड्स को अपने एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में छोटी से छोटी एक्टिविटी भी कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आल्सो सर्व एज द गाइडलाइन फॉर द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, दे विल ब्रिंग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हमें आगे किस तरीके से चलना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनकी प्रॉपर ग्रुपिंग करना, उनको प्रॉपर ग्रुप्स में क्लासिफाई करना है, डिवाइड करना। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर्म किए जाते हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, ऐसे क्या किया जाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट फंक्शंस में क्लासिफाई कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पर्सन है उसकी उसमें वर्क एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो वही पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे। कोई अगर मार्केटिंग का पर्सन, उसकी मार्केटिंग में प्रोफिशिएंसी ज्यादा, उसका एक्सपीरियंस उसमें है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पर्सन किस जगह पे ज्यादा एफिशिएंट होगा, मार्केटिंग वाली जगह पे ही ज्यादा एफिशिएंट होगा, ना कि प्रोडक्शन वाली जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप फॉर्म करने में क्या होता है, प्रॉपरली हमारा जो एक्टिविटीज है, जो वर्क है वो डिवाइड हो जाता है और साथ ही हमको अपने वर्क में प्रोफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन भी मिल जाता है। ठीक है, सो इफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर टू पूल देयर एफर्ट्स इफेक्टिवली, देयर मस्ट बी प्रॉपर डिविजन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज। ईच जॉब शुड बी प्रॉपरली क्लासिफाइड एंड ग्रुप. This will enable the people to know what is expected from them as member of the group and will help in avoiding duplication of efforts. अब आप एक चीज बताइए, अगर इन ग्रुप्स को प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, डिपार्टमेंट्स को हम अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो सकता है वही काम आप ही कर रहे हो, वही काम मुझे भी असाइन कर दिया गया हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के जो एफर्ट्स हैं वो खराब जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए भी हमें ग्रुप्स को फॉर्म करना जरूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द टोटल एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में बी डिवाइडेड इनटू मेजर फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग, एंड ईच फंक्शन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस जॉब्स। तो मेनली क्या होता है कि हमारे ये डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हमारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है और इसके अंदर एम्प्लॉयज को हायर भी किया जाता है। ठीक है, सो द जॉब्स देन मे बी क्लासिफाइड एंड ग्रुप टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर स्टेप्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप है अब हमारा अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज, और इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, बात हो रही है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनको प्रॉपरली ग्रुप करना है, उनको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक, अब मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट्स है वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और ये है आपका फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट। ठीक, अब इन डिपार्टमेंट से कुछ मैनेजर्स भी होंगे, यहाँ भी इनके मैनेजर होंगे, यहाँ भी इनके मैनेजर होंगे, राइट। अब इनके अंदर क्या होगा, कुछ एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा
जो टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब जब तक इन एम्प्लॉयज को हम अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे तब तक वो अपना जो टास्क है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर मैनेजर्स यहाँ सोचेंगे कि मेरे पास ये अथॉरिटी रहे और मैं अपने जूनियर्स को अथॉरिटी नहीं दूंगा, तब तक आप ये समझ लीजिए कि आपके जो एम्प्लॉय है वो कभी भी एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। So after classifying and grouping the activities into various jobs, they should be allowed the individuals so that they could perform them effectively. Each individual should be given a specific job to do according to his ability and made responsible for that. He should also be given the adequate authority to do the job assigned to him. सिर्फ यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात नहीं हो रही, इसलिए मैंने आपको बताया ड्यूटीज का मतलब यहाँ पर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों है। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इसको ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो वो करेगा उसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यहाँ पर अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप निकल के आती है मैनेजर और सबऑर्डिनेट की, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने जो मैनेजर्स हमारे उन्होंने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना, उसके बाद उनसे कोई भी इंटरैक्शन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो इसका मतलब आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, और आपके अंडर अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पर्सन किस तरीके से अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है। और जब तक मैनेजर सबऑर्डिनेट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने की भी जरूरत होती है। ठीक है। Since so many individuals work in the same organization, it is responsibility of the management to lay down structure of relationships in the organization. Everybody should clearly know to whom he is accountable. ये सबको पता होना चाहिए कि वो किसको जवाब देनी है। जैसे कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ के जो मैनेजर है उनको पता है कि उनके अंडर में 5 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए, उन सबऑर्डिनेट्स को भी पता होना चाहिए कि वो किसके लिए अकाउंटेबल है, उनको किसे जवाब देना है। ठीक है। दिस विल हेल्प इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज बाय फैसिलिटेटिंग डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अब आपको याद होगा हमने यूनिट 1 में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, और वहां पर एक प्रिंसिपल था हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमारा क्या कहता है कि अगर यहाँ पर एक सुपीरियर है और इनके अगर 3 सबऑर्डिनेट हैं तो ये सबऑर्डिनेट सिर्फ इनके लिए ही अकाउंटेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर अगर 2 मैनेजर्स हैं तो ये जो सबऑर्डिनेट है ये इनके लिए भी काम करेगा और इनका जो सबऑर्डिनेट है इनके लिए भी काम करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि कौन पर्सन किसके लिए अकाउंटेबल है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज को हमने यहाँ पर ग्रुप अप किया था उनका प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज मतलब हमने जब डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई किया। ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि हमको अपनी कंपनी की कॉस्ट को कट डाउन करना है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट वहीं क्या कह रहा है कि उसको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसको प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट करना है। तो एक तरफ डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो कह रहा है हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और एक तरफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो कह रहा है उसको फंड की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजॉल्व थ्रू कोऑर्डिनेशन सो दैट ऑल डिपार्टमेंट्स शेयर कॉमन रिसोर्सेज। तो इसीलिए यहाँ पर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाने की जरूरत है ताकि कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बेसिस पे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। ठीक, रिसोर्सेज आर स्केयर एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन देयर optimum utilization. So we can achieve unity of objectives, teamwork and team spirit by integration of different activities. ठीक है, I hope clear हो गया होगा।
सो ये स्टेप्स अभी हमने डिस्कस भी किए, एक बार रीड आउट कर देती हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 8 स्टेप्स हैं। इनको क्या किया गया है, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट स्टेप्स में बस डिवाइड करा गया है। बाकी जितना मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया वही सब चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा फिक्सिंग द ऑब्जेक्टिव, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट, ठीक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एक्टिविटीज और वर्क रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है एक्टिविटीज जिनके लिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ग्रुपिंग द सिमिलर और रिलेटेड एक्टिविटीज। तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं आपका जो स्टेप 2 है उसको यहाँ पर डिवाइड किया है, जो ये है ये तो हमारा स्टेप 1 है ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, जो भी हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। 4th स्टेप है यहाँ पर डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय। 5th स्टेप है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द एम्प्लॉयज। तो ये भी क्या हो गया, एक सिंगल स्टेप हो गया, जहां पर हमने बात करी थी किसकी, अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज की, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप 3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट स्टेप है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो ये दोनों स्टेप हमारे कहीं ना कहीं हो जाते हैं स्टेप नंबर 4, जहां पर हम किसकी बात कर रहे थे, जहां पर हम रिलेशनशिप सेट करने की बात कर रहे थे, रिलेशनशिप डिटरमाइन करने की बात कर रहे थे, ठीक। और लास्ट स्टेप है हमारा कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ऑफ ऑल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5, ठीक है। आई होप इससे भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज हमारा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट में ही पूछ ले, लेकिन लॉन्ग में जनरली पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन। कई बार जो थ्योरीज है वो शॉर्ट में भी पूछी गई हैं, लेकिन आप इसको लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से ही प्रिपेयर करिएगा, ठीक। और ये यूनिट उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ओके। अब इस थ्योरी को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सबसे पहले है हमारी क्लासिकल अप्रोच, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। सेकंड है नियो क्लासिकल अप्रोच, जिसको नियो क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। और तीसरी है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब इस क्लासिकल थ्योरी के अंदर हमें 3 थ्योरीज को डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहली है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको F.W. टेलर ने दिया है। दूसरी है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी, जो है हेनरी फ्यूल द्वारा दी गई, जिसमें हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। और तीसरी है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको दिया है मैक्स वेबर ने, ठीक है। तो इन तीनों थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यू क्लासिकल अप्रोच है, न्यू क्लासिकल थ्योरीज में हम ह्यूमन रिलेशंस एंड बिहेवियरल साइंस की बात करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में हम बेसिकली सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब वर्ड क्लासिकल का क्या मतलब होता है, ट्रेडिशनल, है ना, जो पुराना है। तो पुरानी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल थ्योरी हमारी बेसिकली क्या कहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एम्प्लॉय से, मतलब जो मेजर एम्फेसिस है वो किस पे दिया जाता था, ऑर्गेनाइजेशन पे, rather than the employees working therein। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जितने भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एक मशीन की तरह हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे, भले ही वो एम्प्लॉयज इतने एफिशिएंट बचे हों या ना बचे हों, उनको सिर्फ एक मशीन की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। मेजर मोटिव क्या है, हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट को यहाँ पर कंसिडर ही नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज को क्या समझ लिया, अपने मशीन कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड एज अ मशीन एंड द ह्यूमन बीइंग्स एज डिफरेंट कंपोनेंट और पार्ट्स ऑफ दैट मशीन, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मशीन है, लेकिन जो उसमें एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी उस मशीन का ही सिर्फ क्या है, एक पार्ट है,
ठीक है, तो यहाँ पर सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट को कंसिडर ही नहीं किया गया। ओके, so the classical theorists concentrated on organization structure for the achievement of organizational goals, thus focusing on input-output mediators and giving less or no attention to facilitating and कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो मेजर मोटिव था वो क्या था, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को किसी भी तरह अचीव करना है, और सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे ध्यान था। लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, सो क्लासिकल थ्योरी वाज डेवलप्ड इन 3 स्ट्रीम्स: ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। These components of classical theory were developed on the similar assumptions at about the same time. तो ये 3 थ्योरीज इसके अंदर डेवलप की गई थी। अब इन तीनों थ्योरीज को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहली थ्योरी है हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको प्रोपाउंड किया था फ्रेडरिक टेलर ने, और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्रोपाउंड किया है मैक्स वेबर ने, और तीसरी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, जिसको हेनरी फ्योल ने प्रोपाउंड किया, और इनको भी फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के फादर किसको कहा जाता है, हेनरी फ्योल को, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक टेलर को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब अगर हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में समझें, अगर हम मैनेजमेंट से हट के भी ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझने की कोशिश करें, तो ब्यूरोक्रेसी बेसिकली हमारी क्या होती है, एक्सेसिवली कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, जहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हैं, एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल हैं, जहाँ पर रोल्स टास्क प्रॉपरली डिफाइंड हैं, और अगर हम कभी भी अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से डिविएट होते हैं तो उसके लिए हमें भारी कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ सकते हैं। तो ये मतलब होता है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, सो द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वाज सिस्टमैटिकली डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर। वेबर टर्म्ड हिज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज आइडल टाइप। तो उनको लगा कि जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेशन किया है, जिस हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्रेट किया है, यही एक आइडल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, every organization can be defined as a structure of activities directed towards the achievement of certain objectives. Every organization develops a system of specialization and a set of systematic rules and procedures to maximize efficiency and productivity. तो बेसिकली इन्होंने यही बात करी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सेट ऑफ एक्टिविटीज सबसे पहले डिफाइन होनी चाहिए, और वो एक्टिविटीज कैसे डिफाइन होनी चाहिए ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, हमारा जो टारगेट है, हम उसको इजीली अचीव कर पाएं। ठीक है, सो वेबर स्ट्रेस दैट द ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म इज केपेबल ऑफ अटेनिंग द highest degree of efficiency, and in this sense formally the most rational known means of carrying out control over human beings in any ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, सीधा सीधा मैक्स वेबर का कहना ये था कि मैंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्रेट किया है यही उसका आइडल टाइप है, यही टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पर रोल्स टास्क रिलेशनशिप पहले से डिफाइन होने चाहिए, स्पेशलाइजेशन की बात होनी चाहिए, हमें अपने टारगेट को अचीव करना है उसकी बात होनी चाहिए, कभी भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने यहाँ पर बात करी है, और इनका ये कहना है कि इस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल भी रख पाएंगे, उनकी एक्टिविटीज को आराम से मॉनिटर भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें वेबर ब्यूरोक्रेसी की 5 की प्रिंसिपल्स की, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको क्या बताया, अब चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर चीज़ हम याद ही करें, कई चीज़ों को अगर हम स्टार्टिंग से लिंक करके चलें तो आराम से चीज़ें आपको याद भी रह सकती। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि वेबर का क्या कहना था कि आइडल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हमारा एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर सेट ऑफ रूल्स पहले से डिफाइन होते हैं। ठीक, अब जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो यहाँ पर हमारे हायरार्की की भी बात होगी, राइट। ठीक है, यहाँ पर हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात होगी, एक प्रॉपर हायरार्की होती है, जैसे मैंने आपको हायरार्की बताई भी है अगर आपको याद हो। तो ये हमारा क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट, ये होता है हमारा मिडिल लेवल का मैनेजमेंट,
और ये होता है हमारा लो लेवल मैनेजर। तो ये क्या है, हमारी एक हायरार्की है, और ये किस में होता है, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, तो इन्होंने बात करी हायरार्किकल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट बोल रहे हैं मैनेजमेंट बाय रूल्स। ठीक, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली बात है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, वो प्री डिफाइंड होते ही हैं, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन बाय फंक्शनल स्पेशलिटी। तो जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही उसको यहाँ पर टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, इसको इस तरीके से ही समझिए कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यहाँ हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी फंक्शंस है वो यही परफॉर्म करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस है वो यही डिफाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि फंक्शनल स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है पर्सनली इम्पर्सनल। तो यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, और जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो वहाँ पर इम्पर्सनैलिटी की बात होती है, इम्पर्सनल रिलेशन की बात होती है। मतलब यहाँ पर हम इनफॉर्मल रिलेशन की बात नहीं करते हैं। जो भी टास्क परफॉर्म किया जा रहा है या फिर कोई जो भी ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। कोई भी सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट को यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको वर्क असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, उन्हीं के बारे में एक तरीके से देखें तो आप यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग से बोला कि जो भी चीज़ आप पढ़ें उसको लिंक करने की कोशिश करिए कि इसको मैं कहाँ से लिंक कर सकता हूँ, कहाँ से रिफर कर सकती हूँ, तब आप इजीली उसको याद भी रख पाएंगे। और कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में हमको टॉपिक समझ नहीं आते हैं कि किस तरीके से हम अपने आंसर्स को थोड़ा सा और एक्सपैंड करें, तो उस टाइम पर ना ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम हायरार्की के अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लोएस्ट लेवल पर यहाँ पर है हमारा ऑपरेटिव एम्प्लॉय, फिर आता है हमारा फर्स्ट लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, अब इधर अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे एरो जा रहा है आपका ऊपर और लिखा है फ्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम हायरार्की के ऊपर जाते जाएंगे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या आ जाते हैं हमारे मैनेजरियल रोल्स आ जाते हैं, हमारे जो मैनेजर्स वो आ जाते हैं। मैनेजर्स तो ज़्यादा होंगे नहीं, राइट, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे हायरार्की में नीचे आते जाएंगे हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पावर एंड अथॉरिटी की, तो जैसे जैसे हम हायरार्की पे ऊपर जाएंगे पावर एंड अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हायरार्की के नीचे आएंगे पावर एंड अथॉरिटी यहाँ पर हमारी रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हायरार्की के नीचे की बात करी जाए तो एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे लेकिन पावर एंड अथॉरिटी कम होगी। लेकिन अगर हम ऊपर की बात करें हायरार्की की तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम होंगे लेकिन पावर एंड अथॉरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर एग्जाम में ब्यूरोक्रेसी पे क्वेश्चन आता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये सब डायग्राम्स आप वहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। देखिए, जिस तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क है, जो वर्क है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेस्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन, यहाँ पर भी वही चीज होती है। जो भी पर्सन का जिस पर्टिकुलर एरिया में, जिस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, उससे वही टास्क परफॉर्म करवाया जाता है, ताकि जब वो रेगुलर बेसिस पे वो काम करेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, फिर वो कम टाइम पीरियड के अंदर बिना वेस्टेज के टास्क को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, so specialization based on division of labor is the cornerstone of bureaucracy. It applies more to the job than to the individual. So the roles of various officials based on the division of work are clearly defined. This leads to the clear definition of job content of an individual and his position in the organization setup, which in turn leads to the clarity of the goals or objectives of the organization and helps in designing the hierarchical structure of the organization. So I hope ये point अब आपको clear हो गया होगा। Next point है हमारा hierarchy. So hierarchy is the second fundamental characteristic
विच इज द फीचर ऑफ एनी ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रिंसिपल्स की बात करी तो वहां पर हमने हायरार्की की बात करी थी और अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की है वो किस तरीके की होती है। ठीक, सो देयर इज अ क्लियर सेपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, दैट इज ईच लोअर ऑफिसर इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अ higher one. Remuneration is fixed in accordance with the nature of the job and the grade of the responsibility. Promotion and career advancement is on the basis of the seniority and merit. तो ये चीजें आप लोगों को खुद भी पता है कि जो रेम्यूनरेशन है वो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड होता है और जॉब के अकॉर्डिंग ही होता है, और जिस आपकी ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही जो आपका प्रमोशन होता है वो बेसिस ऑन सीनियोरिटी और आपकी जो मेरिट है उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन भी मिलता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रूल्स, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। ठीक है, सो द रोल ऑफ रूल्स हैज बीन स्ट्रेस्ड बाय वेबर सो दैट पर्सनल फेवरेटिज्म, ताकि यहाँ पे फेवरेटिज्म ना हो पाए। ठीक है, और नेपोटिज्म may not hinder the working of an organization. ठीक है, so every act of personal discretion of official must be justified by impersonal ends. तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन इसीलिए फॉर्म करती जाते हैं ताकि फेवरेटिज्म यहाँ पे ना हो पाए, नेपोटिज्म ना क्रिएट हो पाए, और जो पर्सनल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लोग सेट करने की कोशिश करते हैं, जिसके से क्या होता है जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एनवायरनमेंट खराब होने लगता है। तो इसीलिए इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काफी ज्यादा एम्फोसिस दिया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा rationality. So Weber's idea on efficiency and rationality are closely related to his ideal typical model of bureaucracy. तो यहाँ पर जो वेबर है वो यही कंसिडर किया था कि जो उसने ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया है वही आइडल टाइप है, और कहीं ना कहीं वही रैशनैलिटी को भी डिफाइन करता है, मतलब लॉजिक या फिर एक रीजन को डिफाइन करता है। उनको लगता है कि इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक, he observed that bureaucracy is the most rational known means of achieving imperative control over human beings. तो उनको यही लगता था कि यही एक सही तरीका है जिसके थ्रू हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने जरा भी इसमें इनफॉर्मेलिटी दिखाई, अगर हमने जो जिस तरीका ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची, अगर हमने इससे जरा भी डेविएशन लिया, इससे जरा भी हम डेविएट हुए, तो ह्यूमन बींग्स पे हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ पर वो क्या करने लगेंगे, इम्पर्सनल रिलेशनशिप सेट करने लगेंगे जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ऐसा किसको लगता था? मैक्स वेबर को। ठीक, so it is capable of obtaining a high degree of efficiency since the means used to achieve goals are rationally and objectively chosen towards the desired end. तो इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को यहाँ पर अचीव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की एफिशिएंसी को बढ़ाते जाना है, उनके सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना, और इसको कंसिडर नहीं करना था इसलिए इन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा impersonality. So it should be observed by all the officials in the decision making and in overall organizational life. The bureaucratic form has no place for personal whims, fancies और irrational sentiments. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट की बात नहीं होती, पर्सनल whims की बात नहीं होगी, हमारे सेंटिमेंट्स की बात नहीं होगी। सो ऑफिशियल एक्टिविटी इज कंडक्टेड इन अ बिजनेस लाइक मैनर विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल इम्पर्सनैलिटी। तो बस जो मेजर एम्फोसिस था वो क्या था कि हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी को क्रिएट करना है, ह्यूमन से मैक्सिमम काम करवाना है, और एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने टास्क को फुलफिल करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसमें रूल ओरिएंटेशन। तो रैशनैलिटी एंड इम्पर्सनैलिटी आर मेनली अचीव्ड थ्रू formulation of rules and procedures which clearly define official sphere of authority and conduct. Employees are expected to follow the rules in discharging their duties. ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि मैक्स वेबर ने क्या कहा है, मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है। ठीक, अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, जितनी भी थ्योरीज हमारे फॉर्म होती हैं उनके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो जरूर होती है, और ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी की अगर बात करें तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि इस थ्योरी में कितनी ज्यादा कमी
थी। यहाँ पर मशीन से कंपेयर करा ह्यूमन बींग्स को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन के सोशल और आपके इमोशनल एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं किया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इम्पर्सनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिएट ना हो, राइट। तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है, देखे करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है रिजिडिटी। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियस सी बात है कि रिजिडिटी काफी ज्यादा थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर पहले से वर्क असाइन है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर मानना है, डेविएशन एकदम नहीं होने चाहिए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी। और अगर रिजिडिटी बहुत ज्यादा रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो हमारे वर्कर्स हैं वो एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी। दूसरा है इम्पर्सनैलिटी, यहाँ पे पर्सनल रिलेशंस को बिल्डअप करने की बात नहीं करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है डेलीगेशन। अब देखिए, अभी मैंने आपको जब ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट दिखाया था, ठीक है, जहां पर हमने इस पिरामिड को देखा था, तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, और यहाँ पर हमने पावर एंड अथॉरिटी की बात करी। तो पावर एंड अथॉरिटी हमारी ऊपर जा रही थी और इधर नीचे आ रही थी, जैसे जैसे हायरार्की नीचे आ रही है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे ऊपर कम हो रहे थे और नीचे बढ़ रहे थे। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पावर हमने अपने हायरार्की के नीचे के जो लोग हैं उनको कम दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे मैनेजर्स हैं वो डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं पावर एंड अथॉरिटी को, जो कि इसकी क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आपको उसको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोल डिस्प्लेसमेंट। सो एक्सेसिव अडेरेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ गोल डिस्प्लेसमेंट। होता है ना कि कभी अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो हम अपने टॉपिक से ही डिविएट हो जाते हैं, जो हमें अचीव करना है उसी से ही हम कई बार डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से जो हमारा गोल है हम उसी से ही डिस्प्लेस हो जाते हैं, उसको अचीव करने के चक्कर में हो सकता है कि हम अपने टारगेट से ही डिविएट हो जाएं, सिर्फ किसके वजह से, रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से। सो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेंट टू फैसिलिटेट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर अडर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे लीड टू गोल अचीवमेंट और नॉट। तो यहाँ पर मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, भले हम अपने गोल को अचीव कर पाएं और चाहे ना कर पाएं। तो ये इसकी बहुत ही बड़ी क्रिटिसिज्म हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ परपेचुएशन एंड एम्पायर बिल्डिंग। देखिए इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, दैट ब्यूरोक्रेट ऑफन थिंक्स दैट होल्डिंग एन ऑफिस गिव्स हिम पर्सनल ओनरशिप एंड प्रिविलेज, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको ये लगता है कि ये उनका पूरा साम्राज्य है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना एम्पायर बिल्डिंग, तो उनको लगता है कि ये मेरा पूरा साम्राज्य है, ये ऑफिस मेरा है, यहाँ पर जितनी भी राइट्स है सिर्फ मेरी हैं, जो पावर है सिर्फ मेरे पास है, ठीक है, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि खुद को ही सिर्फ कंसिडर करता है, बाकी जितने भी लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको अपने से नीचे कंसिडर किया जाता है। और इसकी वजह भी क्या है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस भी करी थी, कि जो पावर और अथॉरिटी है वो टॉप लेवल पर ज्यादा है और जो हमारे लोअर लेवल है उस पर कम है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो टॉप लेवल मैनेजर है, जो टॉप पे जो भी पर्सन है, वो अपने आप को पावरफुल ही समझेगा, फिर उसको यही लगेगा कि इन सब चीजों को मैं ही ओन करता हूँ, इनको मैं किसी भी तरह चला सकता हूँ, ठीक है। और सेल्फ परपेचुएशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जहां पर पर्सन खुद को ही एक्सट्रीम समझ रहा है, ठीक है, मतलब मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इंटरवेंशन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। थ्रू देयर डिजायर टू परपेचुएट द ओल्ड ब्यूरोक्रेसीज डिस्करेज इनोवेशन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इनोवेशन को इनकरेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इनोवेशन को इनकरेज किया जाएगा इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज का इक्वल पार्टिसिपेशन होना शुरू हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉयज इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, वो टॉप लेवल से क्या होगी, डेलीगेट होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, वंस इट इज फुल्ली established, bureaucracy is among those social structures which are hardest to destroy even when it has outlived its
यूजफुलनेस, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि अगर इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमने सेट कर दिया ना तो वो जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पावर तो एक टॉप लेवल मैनेजर के पास है, नीचे के एम्प्लॉयज पास कुछ नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। So in bureaucracy, prestige and pay are often determined by the number of one's subordinate. Thus, the chief aim of bureaucracy is to increase the number of people employed under one control. This is the familiar empire building. मतलब कि एक तरीके से यही समझ लीजिए कि एक जो राजा है उसके अंदर कितनी सेना है, कितने लोग हैं, उससे पता चलता है कि हमारा एम्पायर कितना बड़ा है, मेरा साम्राज्य कितना बड़ा है। मतलब कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी जो प्रेस्टीज है या उनकी जो कह सकते हैं एक इमेज है, उसका पता कैसे चलता है कि उनके नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स असाइन, जितने ज़्यादा सबऑर्डिनेट असाइन इसका मतलब है कि उनके पास उतनी ज़्यादा पावर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कंसिडर किया जाता है किसमें, आपकी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है ये इसकी क्रिटिसिज्म होगी ही। लास्ट पॉइंट है इसमें cost of control. So the cost of maintaining rules, regulations and sometimes seemingly countless procedures employed to gain conformity in bureaucracy is dysfunctional. So there is frustration from perceived excessive restrictions and delays imposed by bureaucratic procedure. ठीक है, तो इतने ज़्यादा rules, regulations सब लगा देने की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। आज मुझे इस पे कंफर्मेशन चाहिए, आज मुझे उस पे कंफर्मेशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो फंक्शनैलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी डिस्टर्ब होती ही है, ठीक। और एक चीज़ बहुत ही ऑब्वियस ही है कि अगर हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो जो पर्सन है वो इरिटेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और जब पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपका एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो वो ऑब्वियसली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसकी बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म हो जाती है। ओके, सो आई होप जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसने ये थ्योरी को प्रोपाउंड किया है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या क्रिटिसिज्म है, ये सब चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी और कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ भी गई होंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और आगे थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।